हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो भी हमारी कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित है। मैं आपको बैंकिंग पढ़ा रहा हूं और बैंकिंग में मैंने आपसे पहले कुछ वीडियो जो अपलोड की थी उसमें एक वीडियो थी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मतलब शाख पत्र, और शाख पत्रों में से एक शाख पत्र था जिसका नाम था चेक, मतलब बैंक के द्वारा इशू किए गए चेक जो किसके पास रहते हैं, लेखक के पास रहते हैं या जिसका अकाउंट बैंक में होता है उसे बैंक के द्वारा चेक इशू किए जाते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? जिससे वो अपने भुगतान को सरल बना सके, सिक्योर बना सके और जिससे बैंक की शाख बन सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक जिसमें हम लगभग दो बातों को आप लोगों से शेयर करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहली जो बात है वो है चेक का भुगतान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब सबसे पहले तो आपको थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा कि चेक का भुगतान कौन करता है। चेक का भुगतान करता है बैंक। तो चेक का भुगतान करते समय बैंक को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल हेडिंग है। काफी सारे छात्र जो अक्सर बैंकों में आना जाना करते हैं, बैंकों में चेक के द्वारा पेमेंट निकालते हैं या चेक को अपने बैंक में लगाते हैं, तो वो भली भांति जानते होंगे। लेकिन फिर भी मेरे वो वाले छात्र जो नहीं जानते मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट, लगभग कितने हैं, 12 पॉइंट है, इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नामित व्यक्ति। चेक का भुगतान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल पेमेंट ऑफ चेक। चेक की पेमेंट करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो पहला जो पॉइंट है वो है नामित व्यक्ति। नामित व्यक्ति की बात भी ध्यान से सुननी है कि एक चेक है, वो चेक कहां पहुंचा है, बैंक में पहुंचा है। और अधिकांश जो बैंक में चेक प्रेजेंट किया जाता है वो विंडो पे किया जाता है। बैंक में कैशियर विंडो होती है तो वहां पे वो जो चेक है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो चेक में एक एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे अब से पहले वाली वीडियो में भी हमने राम और श्याम का एग्जांपल लिया था। राम और श्याम का एग्जांपल लिया था तो यहां मिस्टर राम ने एक चेक दिया है। कितने रुपए का चेक है? 5,000 रुपए का चेक है। किसको दे दिया है? श्याम को दिया है। पेमेंट जो है रुपीज कितने हैं हमारे? 5,000 रुपए का चेक है। किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। और चेक पर नाम भी लिख दिया कि ये पेमेंट किसको देनी है? श्याम को देनी है। तो बैंक के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि जिसका नाम चेक पर होता है उसी को ही चेक का भुगतान किया जाए। जैसे इससे पहले जो हमने बताया था आपको रेखांकित करने में, तो 2 क्रॉस लाइन खींच देते हैं। या तो वहां पे लिखा होगा अकाउंट पे ही। अकाउंट पे का मतलब है कि पैसे अकाउंट में जाएंगे, नॉट नेगोशिएबल है, या किसी व्यक्ति का नाम या किसी बैंक का नाम। तो स्थिति यह है कि बैंक को सबसे पहले ध्यान देना है कि चेक किसके नाम है या चेक की क्या स्थिति है। तो जिसका नाम चेक में लिखा हुआ है भुगतान उसी को ही होना चाहिए, अदरवाइज बैंक जिम्मेदार होगा। सेकंड पॉइंट जो है वो है तारीख या दिनांक, जो डेट चेक पर डली होती है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बात की थी आपसे कि जो चेक पर डेट डाली जाती है उस डेट से पहले आप उस चेक को बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं कर सकते। बैंक वालों से चेक नहीं मांग सकते कि भाई आप हमें इसकी पेमेंट दे दीजिए। जो डेट चेक पर लगी होती है, चेक पर लिखी होती है, उसी डेट पर चेक जाके प्रेजेंट होता है बैंक में। तो बैंक को ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं कि तारीख क्या है। जैसे संभव है कि आज 20 तारीख मान के चलते हैं कि 20 तारीख है, तो 20 तारीख में चेक बैंक में जाना चाहिए। तो अगर 20 तारीख चेक पर है तो ठीक है, और अगर चेक पर 20 तारीख नहीं है, कोई और डेट है, तो उसकी जांच जरूर कर ली जाए। जांच 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे कल बताया था, एक तो पीडीसी चेक होता है। पीडीसी का मतलब होता है पोस्ट डेट चेक। पोस्ट मतलब जैसे चेक तो लिखा, चेक है आज प्रेजेंट किया गया, 20-22 तारीख में प्रेजेंट किया गया, और चेक पर डेट क्या लिखी है? 10 दिन बाद की लिखी है। तो बैंक वाले मना कर देंगे उसकी पेमेंट देते हुए, बोलेंगे कि नहीं हम इसकी पेमेंट अभी नहीं कर सकते, 10 दिन बाद आइएगा, जब जो डेट इस पर लिखी हुई है उस डेट पर आइएगा, तब हम इस बात पर विचार करेंगे।
तो तारीख पर ध्यान देने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है रेखांकन। रेखांकन का मतलब है क्रॉस्ड करना। बैंक को ये देखना बहुत आवश्यक है कि जो चेक हमारे सामने आया है या बैंक के पास जो चेक गया है वो चेक क्रॉस्ड है या नहीं है। अगर वो चेक क्रॉस्ड है तो उसका अमाउंट कहाँ जाना है, बैंक में ही ट्रांसफर होगा, अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। और अगर वो चेक रेखांकित नहीं है, क्रॉस्ड नहीं है, तो उसका भुगतान कैसे कर दिया जाता है, कैश, उसका भुगतान कैश कर दिया जाता है। तो ये बात भी देखनी है जरूरी। रेखांकन के लिए मैंने बताया था कि चेक के लेफ्ट हैंड पे 2 लाइन खींच देते हैं, उसे क्रॉस चेक कहते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यहाँ पे जो ड्रॉवर होता है, चेक लिखने वाला कौन था, राम था। तो राम ने कोई चेक लिख दिया, चेक लिखने के बाद उसे अपने नीचे हस्ताक्षर करने होंगे। तो साइन, अगर लेखक के साइन है तो चेक का भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब चेक बैंक के विंडो पर प्रेजेंट होता है तो बैंक वाले चेक पर हुए जो साइन है, जो साइन चेक पर हो रहे हैं, उन साइन को अपने रिकॉर्ड से मैच करके देखते हैं। अगर साइन मैच हो रहे हैं तो पेमेंट का भुगतान हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखित लेख, लिखित लेख का मतलब है कि चेक पर लिखे हुए सभी शब्दों को, जैसे तारीख है, उस पर किस आदमी को पेमेंट देनी है, जो वैल्यू लिखी है वो अंकों में, शब्दों में अच्छी तरीके से लिखी है, नहीं लिखी है, मतलब चेक पर लिखी जाने वाली जो एंट्रीज हैं उनको भली भांति जो है चेक कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि भाई चेक बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो लिखित लेख, जो लेख लिखा हुआ है उसकी जांच कर ली जाए। धनराशि, धनराशि कितनी लिखी हुई है, यदि 5,000 रुपए अंकों में लिखे हुए हैं तो शब्दों में भी 5,000 होने चाहिए। धनराशि पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई धनराशि सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। इसके साथ एक बात ध्यान और दी जाती है कि जिस आदमी ने चेक लिखा है उसके अकाउंट में उतने पैसे हैं भी या नहीं भी हैं। तो धनराशि के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो बात बाद में होगी। त्रुटि, त्रुटि का मतलब है कि कोई कमी तो नहीं है चेक पर। तारीख लिखते समय, अमाउंट लिखते समय, सिग्नेचर लिखते समय, क्रॉस करते समय, किसी भी चीज पर अगर कोई कमी नजर आती है तो बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। बेचान त्रुटि, बेचान को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट करना। राम ने चेक दे दिया शाम को और श्याम ने वो चेक एंडोर्स कर दिया राहुल को। श्याम ने वो चेक किसे एंडोर्स कर दिया, राहुल को एंडोर्स कर दिया। तो राम से श्याम पे चेक गया और श्याम ने एंडोर्स कर दिया राहुल को। तो यहाँ बेचान अशुद्धि, अगर एंडोर्समेंट बिल्कुल सही तरीके से हुआ है तो पेमेंट राहुल को मिल जाएगी, और एंडोर्समेंट सही तरीके से नहीं हुआ है तो बैंक जो है पेमेंट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। विशेष आदेश, विशेष आदेश का मतलब है कि जो चेक लिख रहा है, चेक लिखने के बाद, जैसे राम ने चेक दे दिया था किसको, श्याम को, अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, कोई समस्या आ गई, पेमेंट में, सामान में कोई समस्या आ गई, तो राम जो है अपनी बैंक में फोन कर देगा या बैंक में जाकर बैंक वालों से ये कहेगा कि ये चेक का नंबर है, इस चेक की पेमेंट रोक दी जाए, इसकी पेमेंट ना की जाए। तो विशेष आदेश के बारे में भी जांच करनी है बैंक को। न्यायालय का आदेश, न्यायालय मतलब कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा अगर कोई विशेष आदेश है कि भाई इसके अकाउंट से पैसे नहीं निकलने चाहिए, जो चेक लिख रहा है उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकलने चाहिए, या जिसको चेक मिल रहा है इस आदमी को चेक नहीं मिलने चाहिए, कोई विशेष आदेश अगर जारी है कोर्ट के द्वारा, तो भी बैंक जो है उसका भुगतान नहीं करेगा। ध्यान देने योग्य बात है। लेखक का दिवालिया होना या मानसिक रूप से पागल होना, इस स्थिति में लेखक को पता होना चाहिए, बैंक को पता होना चाहिए कि लेखक दिवालिया घोषित तो नहीं कर दिया कोर्ट ने। अगर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है तो बैंक में उपस्थित जितनी भी धनराशि है वो ब्लॉक कर दी जाती है और बैंक उसका जो भुगतान है वो रोक देता है। शाखा विशेष की बात है कि जिस शाखा का वो चेक है उसी शाखा के द्वारा क्लियर हो, और या फिर स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉस्ड किया हुआ है, मतलब विशेष प्रकार से क्रॉसिंग हुई है और चेक क्रॉस करते समय उसमें विशेष बैंक का नाम लिखा है कि इसी पर ही भुगतान होना है, तो उस बात को भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, बैंक की है। तो यदि बैंक के द्वारा कोई त्रुटि होती है, बैंक के द्वारा पेमेंट गलत हो जाती है, तो उस स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा, उस स्थिति में जिम्मेदार होगा बैंक। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है चेक का अनादरण, कि भाई चेक अनादरण हो गया, चेक कैंसिल हो गया, हम इसे चेक को कैंसिल भी बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं चेक बाउंस हो गया,
या हम लोग इसको अपनी भाषा में अनादरण या डिसऑनर भी कह देते हैं। तो किन किन कारणों की वजह से चेक का जो भुगतान है वो रुक जाता है या बैंक उसे कैंसिल कर देता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं? तो वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है दिनांक त्रुटि। ध्यान रखिएगा, दिनांक त्रुटि। दिनांक, जो चेक पर तारीख लिखी गई है उसमें कोई कमी तो नहीं है। जैसे 20 तारीख लिखते वक्त गलती से हमने सोचा कि भाई 20 में चेक नहीं देना, इसको हम लोग ऐसे 21 बना दें, या 20 लिखने के बाद में उसके ऊपर ऐसे 22 बना दें। तो तारीख लिखते समय डबल क्रॉसिंग या डबल पेन नहीं चलना चाहिए। दूसरा, बैंक को यह भी देखना है कि जो उस पर तारीख डली हुई है वो पीडीसी तो नहीं है, पीडीसी मतलब आगे की डेट तो नहीं है। और यदि बीडीसी की बात की जाए, पीछे की डेट, तो चेक की जो वैलिडिटी होती है, जो तारीख होती है, वो कितनी होती है? 3 महीने की होती है। जो डेट चेक पर डाली जाती है उसके 3 महीने बाद तक आप उसका भुगतान या प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक में। तो तारीख से संबंधित अगर कोई त्रुटि चेक में उपस्थित है तो बैंक उस चेक को बिल्कुल कैंसिल कर देगा, डिसऑनर कर देगा, बाउंस हो जाएगा चेक। अगली जो हेडिंग है बेटा वो है अंक त्रुटि। अंक त्रुटि की बात करते हैं कि अंकों में और शब्दों में लिखी गई जो धनराशि है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो मैच नहीं कर रही है, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ कमी आ रही है, और बैंक को ऐसा लगता है कि अंकों में जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्दों में लिखे गए जो वर्ड्स हैं उनसे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती है, तो बैंक उस चेक को आसानी से क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, बाउंस कर सकता है। समझिएगा। उसके बाद है हस्ताक्षर। अब चेक का अनादरण कौन करेगा? बैंक करेगा। बाउंस कौन करेगा? उसको बैंक करेगा। तो लेखक जो है, जो लिखने वाला कौन था? यहाँ पे राम था। चेक लिखने वाला कौन था? राम। राम ने चेक लिख के श्याम को दे दिया। श्याम गया उसे बैंक में लेकर, और बैंक वालों ने वो चेक देखा। देखने के बाद देखा भाई इस पे राम ने अपने साइन किए हुए हैं, तो उस साइन को वो अपने सिस्टम में मैच करके देखते हैं। अगर सिस्टम में भी वही साइन है जो चेक पर है तो पेमेंट हो जाएगी, और यदि हस्ताक्षर नहीं मैच कर रहे, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, तो चेक हमारा क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। अगली जो हेडिंग है विकृत चेक। विकृत मतलब गंदा हो गया, कट गया, फट गया, कुछ और त्रुटि आ गई चेक में, मुड़ा हुआ जो है बीच से कट गया है, तो इस प्रकार के चेक का पेमेंट जो है बैंक के द्वारा रोक लिया जाता है, और चेक को रिटर्न करके मतलब उस पर कैंसिलेशन का या डिसऑनर की जो स्टैंप है वो लगा दी जाती है। कारण भी लिखा जाता है कि ये चेक कैंसिल क्यों किया जा रहा है। स्वामित्व में संदेह। स्वामित्व में संदेह कि भाई जो राम था, राम ने चेक लिख के किसको दे दिया था? श्याम को दे दिया था। अब संभव है कि कभी कभी ब्लैंक चेक किसी के हाथ में लग जाता है, खाली चेक लग जाता है, और राम ने खुद साइन नहीं किए, किसी अन्य व्यक्ति ने उसके चेक पर राम लिख दिया, मतलब राम के साइन किसी और ने कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जब चेक बैंक वालों के सामने जाएगा और बैंक को शक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि भाई जो इस चेक का या अकाउंट होल्डर जो है, जो मालिक है, उसने ये साइन नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो चेक को कैंसिल कर देगा। चेक को बिल्कुल क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। उसके बाद हेडिंग आती है बेटा धनराशि। धनराशि जो है, राम ने चेक दिया श्याम को, तो बैंक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि पहले राम के अकाउंट में चेक कर ले, या मतलब जांच कर ले कि पैसे हैं या नहीं है। यदि राहुल के अकाउंट में पैसे हैं तो भुगतान हो जाएगा, और अगर पैसे नहीं है तो भुगतान तो होगा ही नहीं। तो उस पर भी इनसफिशिएंट बैलेंस का जो है स्टैंप लगा के और वो चेक क्या कर दिया जाता है? डिसऑनर कर दिया जाता है। उसके बाद है संशोधन। संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, कि चेक में यदि कहीं पे कोई संशोधन किया गया है, कोई कटिंग की गई है, पेन को डबल बार चलाया गया है, और अगर वहां पे राम ने अपने साइन लिख दिए, कर दिए, मतलब जो चेक लिख रहा है संशोधन करने के बाद, जैसे हम यहाँ से एक एग्जांपल बताते हैं कि ये चेक है, वैसे नॉर्मली लिखने वाला साइन यहाँ करता है नीचे, लेकिन अगर ऊपर कहीं भी कुछ गलती होती है तो लिखने वाले को वहां गलती के पास भी अपने साइन करके बताना पड़ता है। बैंक वालों को यह भरोसा हो जाए कि ये गलती लेखक के द्वारा हुई है और खुद उसने वहां पे साइन भी कर दिए हैं। तो संशोधन, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो वहां पे लेखक के द्वारा सिग्नेचर जरूर किए जाने चाहिए, अदरवाइज बैंक विल डिसऑनर योर चेक। अगली हेडिंग है अनियमित बेचान। बेचान का मतलब एंडोर्समेंट, किसी थर्ड पर्सन को, जैसे बताया था राम ने श्याम को दे दिया, श्याम ने किसको दे दिया? राहुल को दे दिया।
तो अगर कुछ उसमें अनियमितता पाई जा रही है, कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है, कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो उस स्थिति में जो बैंक है वो चेक को क्या कर देगा, डिसऑनर कर देगा, बाउंस कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगली हेडिंग है खाता बंद होना। किसी कारण से बैंक ने आपका खाता ब्लॉक कर दिया, आपका खाता बंद कर दिया। चूंकि आप काफी दिनों से अपने बैंक में गए नहीं थे, आपने अपनी पासबुक में एंट्री नहीं कराई, तो बैंक को यह शक हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति इस समय मौजूद है या नहीं है, जिसका अकाउंट हमारे बैंक में है। तो ऐसे अकाउंट जो बहुत दिन तक नहीं जारी किए जाते या यूज नहीं किए जाते, बैंक उन अकाउंटों को इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव मतलब ऐसी कैटेगरी में डाल देता है कि ये अकाउंट चल नहीं रहे। और फिर भी अगर इनएक्टिव अकाउंट होल्डर ने एक चेक काट के दे दिया, तो बैंक उसके चेक को कैंसिल कर देगा, डिसऑनर कर देगा, चूंकि आपका अकाउंट इनएक्टिव है। उसके लिए कस्टमर को अपना अकाउंट जारी करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के अपने अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग है लेखक का आदेश। लेखक के आदेश से क्या मतलब है कि राम ने चेक दे दिया था शाम को, तो जब राम ने शाम को चेक दिया, क्यों दिया होगा? क्योंकि या तो राम ने कुछ सामान खरीदा होगा शाम से, और वो सामान तो खराब निकल गया। तो खराब निकलते हुए राम क्या काम करेगा, अपने बैंक में फोन करके बता देगा कि भैया ये जो नंबर का चेक है मैंने आपको ये इस व्यक्ति को दिया है, तो इस चेक को रोक दिया जाए, इसकी पेमेंट ना की जाए। तो उस पर स्टार लगा दिया जाता है, कंडीशन लगा दी जाती है। तो ऐसे चेक को जो है बैंक कैंसिल कर देता है जब लेखक आदेश देता है पेमेंट को रोकने का। अगली हेडिंग है शाखा परिवर्तन। शाखा परिवर्तन में समझिए कि एक आदमी का चेक दिल्ली में है, एक आदमी जो दिल्ली में रहता है उसका अकाउंट जो है दिल्ली में किसी ब्रांच में है। अब वो शिफ्ट होके गाजियाबाद चला गया, तो जब वो दिल्ली से शिफ्ट होके गाजियाबाद आ जाएगा, तो वो अपने अकाउंट को, जो अकाउंट उसका पहले दिल्ली में था, उसको भी शिफ्ट कर सकता है गाजियाबाद में। तो उसका अकाउंट जो है सेम ब्रांच में दिल्ली से कहां आ गया, गाजियाबाद आ गया। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जो गाजियाबाद आकर रहने लगा, उसने चेक दे दिया, लेकिन ये चेक कौन सी ब्रांच का था, दिल्ली वाली ब्रांच का था। अब ये चेक जब जाके लगेगा तो दिल्ली की जो ब्रांच है वो उस चेक को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि वहां पे शाखा परिवर्तित हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। न्यायालय का आदेश। न्यायालय मतलब कोर्ट के द्वारा कोई विशेष आदेश, या तो किसी आदमी पर केस चल रहा हो, तो अदालत उस स्थिति में, कोर्ट उस स्थिति में क्या करता है कि चेक की पेमेंट रोक देने के लिए बैंक को आदेश देता है कि भाई संबंधित व्यक्ति की जितनी भी पेमेंट है, जितना भी लेन देन है, उस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। तो अगर कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा कोई विशेष आदेश आया हुआ है, तो बैंक उस स्थिति में पेमेंट नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा, वहां पे लिख देगा ड्यू टू ऑर्डर बाय कोर्ट। लेखक का दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। लेखक पर कर्जा ज्यादा हो गया, लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। या वो पागल हो गया, मानसिक रूप से वो जो है कमजोर हो गया, उसकी जो मेंटेलिटी है वो साउंड नहीं है, थोड़ा सा वो क्या हो गया, पागल घोषित कर दिया गया या दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भी बैंक लेखक के अकाउंट को बंद कर देते हैं और उसके चेक के भुगतान को रोक देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बहुत सारी बातें पता लग गई होगी। पॉइंट बड़े ही सिंपल से थे, याद करना बड़ा आसान है इन चीजों को। एक बार आप हेडिंग याद कर लेते हैं तो उनके अंदर के जो शब्द हैं, लाइन है, उनको अपने शब्दों में आसानी से बता सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको जो है हमारे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, और आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहेगी। इन हेडिंगों से संबंधित या इन क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर देने की जल्दी कोशिश करेंगे। आगे आने वाली वीडियो के इंतजार तक नमस्कार।